अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो ये इन मैट्रिसेस के नाम है जो कि इस क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हैं। ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया है, ई और एफ। इन तमाम मैट्रिसेस को जो है अब हम बाकायदा तौर पर बोर्ड पर मैं आपके सामने सॉल्व करके आपको समझाता हूँ कि ये हम किस तरीके से इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो नल मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है। तो ये इसकी पहचान का एक ख़ास तरीका है, वो आप इसमें सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। शुरू करते हैं हम इसका तरीकाकार। पार्ट ए में हम देख रहे हैं कि ए एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसके एलिमेंट्स 0 0 0। हम देख रहे हैं कि चारों के चारों इस मैट्रिक्स से जो एलिमेंट हैं वो ज़ीरो हैं। तो इस किस्म के जो मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ऐसा याद रखें कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट ही ज़ीरो हों, चाहे वो 4 हों, चाहे 2 हों, चाहे 1 हो, तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज़ ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो इसको हम लिख देंगे नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं कि साथ ही बी जो है वो दिया गया है, वो इसकी शेप है 2 3 और 4। अब इसको हम देखा जाए तो ये हमारे पास इस शेप में है कि जैसे हम किसी रो को पढ़ते हैं तो रो को पढ़ने के लिए हम एक लाइन की शक्ल इख्तियार करते हैं, जैसे कि ये 2 3 और 4 है। अब देखा जाए तो ये एक कितार यानी रो की शक्ल में हम देख रहे हैं इस मैट्रिक्स को, लिहाजा हम इस मैट्रिक्स को कहेंगे कि ये 2 3 4 जो है ये एक रो मैट्रिक्स है। तो इसको हम लिख देंगे रो मैट्रिक्स। इसका नाम आ जाएगा रो मैट्रिक्स, क्योंकि ये एक शक्ल है इसकी कतार की शक्ल में, ये रो की शक्ल में। तो रो मैट्रिक्स इसका नाम हम लिखेंगे रो, दिस इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स लिखने के बाद अब हम देखते हैं कि सी जो है उसमें हम देख रहे हैं कि ये एक इस शेप में है कि जैसे एक कॉलम की शेप हो। तो इस मैट्रिक्स में जैसे 4 0 6 ये एलिमेंट हैं, तो वो इस शेप में दिए गए हैं कि जैसे कॉलम हो एक, तो इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद हम देख रहे हैं कि डी में हम देख रहे हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट 1 0 0 1। इस किस्म के मैट्रिक्स को जिसके के ख़ास तरतीब में एलिमेंट्स होते हैं 1 0 0 1, तो इसका नाम है यूनिट मैट्रिक्स। तो इसमें चूँकि 2 मरतबा 1 आ गया है और दूसरी तरफ डायगोनल में देखा जाए तो 0 0 है आमने सामने जो, तो इसके 2 एलिमेंट। इस किस्म के मैट्रिक्स को जब हम किसी भी यानी इस चैप्टर में देखेंगे किसी जगह पर भी किसी क्वेश्चन में, तो फ़ौरन पहचानना है आपने कि ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। इसका आगे चल के क्वेश्चन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में आप क्योंकि उस क्वेश्चन में उन्होंने ये यूनिट का पूछा, तो लिहाजा इसमें आप मेंशन कर दें कि दिस इज़ यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम लिख देंगे यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद ई की तरफ आते हैं। ई में जो दिया गया है क्वेश्चन 1 का जो पार्ट अभी हम कर रहे थे, ई अब इसका देखते हैं कि ई जो है वो है
क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट जो है वो दिया गया है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो है 0। तो इस जैसे ही इस मैट्रिक्स हमने देखा 0, तो इसको हमने मेंशन कर देना कि दिस इज़ नल मैट्रिक्स, क्योंकि इसके एलिमेंट की जो वैल्यू है वो है 0। तो 0 के साथ ही हम इसको कहेंगे ये दिस इज़ नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। इसी तरह से हम ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट देख रहे हैं, वो दोबारा जो हम देख रहे हैं कि ये एक कॉलम की शक्ल में नज़र आ रहा है। 5 6 7 इसके एलिमेंट हैं 3, और ये एक कॉलम की शक्ल में है। तो ऐसा मैट्रिक्स जो कॉलम की शक्ल में यानी नज़र आए हमें ऊपर से नीचे एक, तो लिहाजा हम इसको कॉलम मैट्रिक्स लिखेंगे। जैसे कि सी में हमने लिखा था कि ये कॉलम है, और ये भी हम कॉलम मैट्रिक्स इसको मेंशन करेंगे, COLUM कॉलम मैट्रिक्स। ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो इससे ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मुकम्मल होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं जो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा ज़रा, इसमें क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स, इसमें भी आइडेंटिफाई ही हमने करना है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये इसके 6 पार्ट दिए गए, ABCDEF। तो सबसे पहले एफ में हम ए में देख रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है, और नीचे हम देख रहे हैं ये तमाम मैट्रिक्स आप देख लें कि इनके 6 ऊपर दिए, इनमें कम से कम 9 जो है पार्ट्स इसके उन्होंने मैट्रिक्स के दे दिए हैं। इसमें 1 2 3 से लेकर 9 तक जो पार्ट्स हैं, और ऊपर से उन्होंने 6 दिए हैं। तो अब हमने देखना है कि कौन कौन सा जो मैट्रिक्स है उसकी कौन सी यानी काइंड बन रही है, कौन सी कैटेगरी में वो आता है। जैसे कि अब हम देखें कि एक जैसे स्क्वायर ए में अगर हम देखते हैं तो वो लिखा हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम इसमें ढूंढेंगे कि ऐसी यानी कि शेप जिसमें कि स्क्वायर की शक्ल में वो हम कहेंगे कि ये दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आप देखें तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो जिस मैट्रिक्स इक्वल हो वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये एक 3 नंबर पर देखते हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन 2 में हम ये देख रहे हैं कि ये मैं अभी बता रहा था आपको कि नंबर 3 जो है वो हमने देखना है कि ये पार्ट नंबर 3 जो है ये लिखा हुआ है, इसके एलिमेंट 6 -4 3 -2। अब ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो हैं इक्वल। जैसे कि ये 6 -4, ये अगर हम इसको पढ़ें तो ये एक रो है, इस जगह 3 मतलब ये भी एक रो है। अब कॉलम पढ़ें तो ये इसके 6 3 -4 -2, ये यानी कि इसके 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम, तो इसका ऑर्डर जो है 2/2 बनता है। तो इसलिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए हम इसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपने लिख देना है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद नंबर इसी तरह से अगर नंबर 1 देखें हम तो वो हमारे पास है -8 2 7, बल्कि हम इसको अगर हम नंबर 1 को पहले कर लें और उसके बाद नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का जो नंबर 1 पार्ट हम ले रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि उसके एलिमेंट्स -8 2 7 12 0 4। अब ये मैट्रिक्स है, तो हम इसकी शेप को देखते हुए देखेंगे कि बताएंगे भाई ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो हम देखेंगे ये इसकी शेप एक रेक्टेंगल की शेप में है। तो रेक्टेंगुलर शेप में जो नज़र आ रहा है हमें इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स
8 to 7 इसकी जो है नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम जो इक्वल नहीं है। तो अब इसको हम देखा जाए तो ये कहेंगे कि हम एक ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी रो देखा जाए तो 2 रो है और इसके कॉलम 1 2 3। तो जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो और कम से कम उसके यानी कि 2 रो बन रही हों, तो हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो लिहाजा इसका नाम लिखेंगे हम रेक्टेंगुलर, यानी इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद नंबर 2 हम देखते हैं कि इसमें वो एलिमेंट दिए गए हैं 3 0 1। तो फिर ये हमारे सामने एक, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में अभी हमने किया था कि ये इस कॉलम की शक्ल में अगर कोई भी जो मैट्रिक्स दिया गया हो तो हम उसको कहते हैं ये दिस इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। लिहाजा ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। नंबर 3, अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसके एलिमेंट 6 -4 3 और -2। अब इस मैट्रिक्स में हमने ये पहचान करनी कि ये कौन सा मैट्रिक्स। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 4 है उसमें हम देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स है 1 0 और में हम देख रहे हैं कि ये एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 0 0 1। ये इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये पार्ट आया था, तो उसमें हमने इसको कहा था यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी ख़ास पहचान यही है कि इसके एलिमेंट 1 0 0 1। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, लेकिन ये इसको कहना हमने यूनिट मैट्रिक्स है। और दूसरा इसका नाम जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जहाँ पर भी ये इस टाइप के जो एलिमेंट 1 0 0 1 की तरतीब में होंगे तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ इस क्वेश्चन में इसको हम आइडेंटिटी का नाम देंगे, क्योंकि ये बाकायदा ई पार्ट इसका लिखा हुआ है, यानी कि ये ई पार्ट है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसलिए हम इसको कह देंगे कि ये दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। और ये इसका नंबर जो है 4 है। अब नंबर 5 देखते हैं, वो है इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो ये हम देखने से पता चलता है कि इस मैट्रिक्स का भी जो है वो शेप जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बन रही है। लिहाजा हम इसको क्या कहेंगे, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो लिहाजा इसको लिखेंगे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल शक्ल का मैट्रिक्स है। तो इस तरह जितने भी मैट्रिक्स आएंगे, चाहे वर्टिकल शेप में या चाहे हॉरिजॉन्टल शेप में, तो हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। इसी तरीके से नंबर 6 में आते हैं, वो दिया गया है 3 10 -1। अब ये जो है इस मैट्रिक्स को देखा जाए तो ये हमारे पास एक रो की शक्ल में लिखा हुआ मैट्रिक्स है। तो इसको हम, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम पढ़ चुके हैं, उसमें भी हमने ये देखा था कि मैट्रिक्स जो इस शेप में रो की शक्ल में होगा तो हम इसको कह देंगे कि ये एक रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स।
नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7। इसमें हम देख रहे हैं कि ये 1 0 0। अब इस मैट्रिक्स में भी आप देख रहे हैं कि ये इसके एलिमेंट की तरतीब जो है ऊपर से नीचे यानी वर्टिकल शक्ल में है, तो कॉलम की शक्ल नज़र आ रही है इसमें भी। तो इस ऐसे मैट्रिक्स को जो कि एक कॉलम की शक्ल में, जैसे कि हमने पहले 2 में भी देखा, तो ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। लिहाजा इसको भी हम कॉलम मैट्रिक्स लिख देंगे। ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरीके से नंबर 8 देख रहे हैं हम। अब 8 पार्ट नंबर 8 में हम देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। अब ये वाला जो मैट्रिक्स है ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका हम पता चलाना चाहे तो कैसे हमें पता चलेगा? अभी जैसे कि हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ जो रोज हैं अगर इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो हम कहते हैं कि दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। हम देख रहे हैं कि इसमें भी मैट्रिक्स में 1 2 3 रोज हैं और 1 2 और 3 ही इसके कॉलम हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो इक्वल हो जाएं, तो इसमें हम इसको कहेंगे कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम लिख देंगे इसको भी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं कि इसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट जो हैं वो ज़ीरो हों, तो इसको हम दे देते हैं नल मैट्रिक्स का नाम। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है। किसी भी मैट्रिक्स को पहचान करनी हो कि ये ज़ीरो तमाम इसके एलिमेंट्स, तो वो हम नल मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। ये है नल मैट्रिक्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें हम देख रहे हैं, वो पूछा ये गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसमें हमने ये मेंशन करना है कि आइडेंटिफाई करना है, शिनाख्त करनी है कौन कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर एंड यूनिट यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 3 इसमें हमने मेंशन करने हैं। तो इसमें जैसे कि ये पहला ही पार्ट दिया गया है, ये जो है इसमें हम देखते हैं कि 4 0 0 4। अब इसको देखने के लिए कि ये आया कौन सा मैट्रिक्स है, तो इसमें हम इसको देख रहे हैं कि 2 डायगोनल की शक्ल में, यानी कि ये 4 और ये 4 ये इक्वल है, सेम है। इस तरह 0 और 0 ये सेम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि दोनों ही यानी डायगोनल शेप में जो एक एलिमेंट सेम हो, वो हम इसको कहते हैं कि ये दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। तो लिहाजा हम इसको स्केलर मैट्रिक्स लिख देंगे। दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स। आगे है बी पार्ट इसका, वो हम देख रहे हैं इसके एलिमेंट 2 0 0 -1। अब ये जो मैट्रिक्स है इसको हम एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको डायगोनल का नाम देंगे क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि 2 जो 0 हैं ये डायगोनल शेप में वो सेम है। लिहाजा अब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको हम लिख देंगे कि ये डायगोनल है। डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरह से सी पार्ट जो है वो हम देख रहे हैं
इसके फिर एलिमेंट 1 0 0 1, जैसे ही इसके ऐसे एलिमेंट ख़ास तरतीब में 1 0 0 1 आ जाए तो फौरी तौर पर पता चल जाना चाहिए कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको दो नाम एक ही मतलब वादा करते हैं कि ये यूनिट भी इसको कहते हैं बाज़ औक़ात, और कहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद हम देख रहे हैं कि डी पार्ट। डी में भी वही 3 0 0 0। अब इसमें भी देखा जाए तो डायगोनली तौर पर दो यानी कि जो सेम आ रहे हैं कि इसमें देखा जाए 0 0, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स बहुत आसानी से हमें इसकी पहचान कर सकते हैं। इस तरह लास्ट में ई दिया गया है, ई 5 -3 0 0 1 + 1। अब इस मैट्रिक्स को अगर चेक करना तो ये कौन सी कैटेगरी का है, कौन सी काइंड है, तो इसमें हम देखेंगे आगे 5 - 2 सोल्व करके अगर 5 - 3 का तो 2 बचता है, इस तरह 1 + 1 2। तो जैसे कि हमने ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के शुरू में हमने लिखा था स्केलर मैट्रिक्स, तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स की एक काइंड है, क्योंकि ये डायगोनली जो एलिमेंट है वो सेम आ रहे हैं। तो वो इसकी डेफिनेशन में आता है कि ऐसा यानी मैट्रिक्स जिसके कि डायगोनली जो एलिमेंट है वो सेम आ रही हैं, वो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। लिहाजा ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, लिख देंगे हम इसको स्केलर मैट्रिक्स। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो आज हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सीखेंगे, कि जिसमें हमने फाइंड करना नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। इसमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं, जिसमें कि हम देखेंगे नेगेटिव कैसे फाइंड किया जाता है। आज का जो क्वेश्चन 4 है उसमें हम देखते हैं। तो पहले ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसका पार्ट ए हम देखते हैं कि इसका नेगेटिव जो है वो कैसे है। ये 1 0 1 -1। तो इस जो मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करने का मेथड है वो बहुत ही आसान सा है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट हैं उसको देखा जाए तो हम -a लिख लेंगे, तो ये a को हम नेगेटिव कह देते हैं। तो जैसे हमने -a लिखा तो साथ ही तमाम एलिमेंट्स के जो साइन वो चेंज हो जाएंगे। अब जैसे कि 1 था तो इसको लिख देंगे हम -1, और 0 का तो होता ही कोई साइन नहीं है, तो 0 को साथ कुछ भी साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो 0 एज इट इज़ आ जाएगा। सिर्फ हमने जो एलिमेंट्स हैं यानी कि नंबर उनके साइन चेंज कर देने हैं। साइन चेंज करने का जो प्रोसेस है, जो अमल है, वो कहलाता है नेगेटिव। लिहाजा -1 है तो हमने इसको लिख देना +1, यानी प्लस भी लिखने की ज़रूरत, तो प्लस तो काउंट प्लस ही होता है। लिहाजा इसका आंसर बनेगा -1 0 और 1, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं -1 है और सामने देख रहे हैं आप 1। तो इस तरह से ये नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने का तरीका है। इसी तरीके से बी पार्ट हम करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स के एलिमेंट 3 -1 2 1। अब इसका जब नेगेटिव हमने लेना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -b लिख के तो इसके तमाम एलिमेंट्स के जो साइन है वो जस्ट चेंज कर देंगे। 3 यहाँ पर प्लस का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3, और यहाँ -1 है तो यहाँ पर 1। हर एलिमेंट का जो साइन चेंज कर देना नेगेटिव कहलाता है। तो ये -2 हो गया। इसी तरीके से 1 है तो इसको भी हमने -1 लिख देना। तो इस तरह से ये एक नेगेटिव मैट्रिक्स आपके सामने है।
इस तरह से हम देख रहे हैं सी पार्ट। सी में देखते हैं कि इसके एलिमेंट्स हैं 2, 6, 3, 2। अब देखा जाए तो इसमें भी हम तमाम एलिमेंट्स के साथ माइनस के साइन लगा देंगे तो वो बहुत आसान है नेगेटिव फॉर्मेट। इसमें -2, -6, -3 और -2। तो इस तरह से तमाम एलिमेंट के साइन चेंज कर देने से हमारे पास इसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं डी पार्ट। डी में हम देखेंगे कि ये दिखेगा -3, 2, -4, 5। तो इसका भी जब हम नेगेटिव लेंगे तो उसी तरीके से -d लिखा। नेगेटिव बनाने के लिए तमाम साइन चेंज कर देंगे हम। -3 को कन्वर्ट कर देंगे 3 में, यानी 3 प्लस का लिख देंगे, और 2 प्लस का है तो लिहाजा माइनस का 2 लिख देंगे। इसी तरीके से माइनस का 4 है तो हम 4 प्लस का कर देंगे। 5 प्लस का है तो माइनस का 5। इस तरह से इसका भी नेगेटिव ये फाइंड हो गया। अब लास्ट है इसका ई पार्ट। इसमें हम देखते हैं कि इसके एलिमेंट हैं 1, -5, 2, 3। तो लिहाजा इसमें भी हम वही प्रोसेस करेंगे कि यहाँ पर माइनस लगा के साइन, और उसके बाद तमाम एलिमेंट्स के साइन जस्ट चेंज कर देंगे। ये -1 आ गया, ये -5 जो +5 आ गया, और ये -2 आ गया, और ये -3। तो देखा आपने कितना आसान तरीका है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो नेगेटिव फाइंड करना हो तो इस मैट्रिक्स के सिर्फ साथ माइनस से शुरू, उसके नाम के साथ माइनस शुरू में लगाएं, और तमाम एलिमेंट्स के साइन जो हैं जो दिए गए गिवन हो उसको आपने चेंज कर देना। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्सरसाइज 1.2 का वो ये है। इसमें उन्होंने पूछा है कि फाइंड आपने करना है ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो अब ये एक नया मेथड है वो आपने सीखना है कि ट्रांसपोज किस प्रोसेस का नाम है, यानी किस अमल को हम ट्रांसपोज कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका ए पार्ट हम पहले करते हैं। ए देखते हैं कि इसका ट्रांसपोज क्या बनता है। ये दिया गया है 0, 1, -2। अब आप ज़रा ध्यान से समझना, अपने मुश्किल कोई नहीं है, इसमें भी वेरी इजी मेथड है। हमने देखना होता है ये ट्रांसपोज जब हम करते हैं तो नंबर ऑफ जो रो हैं या फिर नंबर ऑफ कॉलम, उसको रो की शक्ल दे दें या फिर कॉलम की रो की, जिस तरीके से भी हम करना चाहें कर सकते हैं। जैसे अब ये इसमें तो खैर एक कॉलम की शक्ल दी गई है, एक ही कॉलम है इस मैट्रिक्स का, तो लिहाजा इसका ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो वो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लिखना है AT, यानी इसका ट्रांसपोज लिया हमने। पहला स्टेप आपने ये करना है कि इसका ट्रांसपोज लिख लेना है, और 0, 1, -2 ये स्टेप आपने पहले करना है, ट्रांसपोज ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में जब आप जाएंगे तो इसमें आपने आंसर जब लिखना है तो ए ट्रांसपोज लिखते हुए लिखेंगे क्या, अब ख़ास इसकी तरतीब बनेगी 0, 1 और -2। साइन इसमें चेंज नहीं होगा, बिल्कुल होगा इसमें सिर्फ इसकी जो कॉलम की शक्ल है वो रो में हम लिख देंगे। तो इस तरह से इसको ट्रांसपोज करना कहते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन, जो जैसे जैसे करते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी। तो अब ए को हमने ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर दिया हुआ। इस तरह से बी देखिए, इसमें जो है वो दिया गया है एक रो की शक्ल का मैट्रिक्स 5, 1, -6। अब इसका जो ट्रांसपोज है हमने कैसे करना है, वही बी के ऊपर आपने टी लिखना है, यानी टी समझा ट्रांसपोज। अब हम पहले ट्रांसपोज ले रहे हैं
तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे 5 1 -6। अब ये आप देखिएगा यहाँ पर भी ट्रांसपोज लिखा, और जैसे अब हमने ले लिया उसके बाद आंसर पैटर्न में जब हम लिखेंगे तो P ट्रांसपोज, इसको इस रो को हमने कॉलम की शक्ल दे देनी है। तो बहुत आसान है, जैसे अभी हमने कॉलम को रो की शक्ल दी थी, अब रो की शक्ल में तो हमने क्या करना है 5 1 -6। याद रखना है कि साइन इसमें नहीं, जो भी ओरिजिनल जो असल साइन है क्वेश्चन में वो चेंज नहीं हो गए, सिर्फ उनकी जो शेप है, जो रो है तो कॉलम में कर देना है, अगर कॉलम में है तो रो में कर देना है, जैसे कि हमने दोनों क्वेश्चन किए हैं। तो ये जो अमल है ये कहलाता है ट्रांसपोज। अब इसी तरह से सी पार्ट देखिए, इसमें क्या है, तो अब हम देख रहे हैं कि सी पार्ट में क्वेश्चन 5 का जो सी है उसका तरीकाकार सीखते हैं कि कैसे हमने इसको ट्रांसपोज में करना है। इसके एलिमेंट 1 2 2 -1, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं 3 0। अब ये जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो देखते हैं कि सी टी, और एक स्टेप में आपने वही लिख लेना है। तो मैं अब ये दो क्वेश्चन तो आपको समझ आ ही गए होंगे कि हमने एक स्टेप में ये लिखना होता है कि सी का ट्रांसपोज लेना है, फिर आपने इसका भी ट्रांसपोज लेना है, यानी 1 2 और 2 -1। इसी तरह से जब हम इसका 3 0, अब इसका आपने ट्रांसपोज लिखा है ऐसे। अब आंसर पैटर्न मतलब ये सी टी डाला आपने, और उसके बाद अब इसमें आप जितनी भी इसकी रो हैं, जैसे नंबर ऑफ रोज की 3 हैं, तो या तो हम इसको कॉलम को रो की शक्ल दे देते हैं, या फिर इसके जो रोज हो कॉलम की शक्ल दे देते हैं। तो जैसे मर्जी आप करना चाहें इसमें हम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इसको जो पहला कॉलम 1 2 3, तो अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे 1 2 3, अब ये पहला कॉलम रो में चेंज हो चुका है। इस तरह दूसरा कॉलम जो है 2 -1 और 0, तो ये जो दूसरा कॉलम था वो भी रो की शक्ल में हम इसको कर सकें। तो इसी तरीके से अगर हम इसकी नंबर ऑफ रो देखें तो वो कितनी है 1 2 3, इसकी नंबर ऑफ रो 3 है। तो दूसरी तरफ हम अगर इस तरीके से देखें कि इसकी जो रो है कॉलम की शक्ल में, तो वो गौर करने से आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। ये देखें 1 2, तो इसकी जो पहली रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो चुकी है। इसी तरीके से 2 -1, तो इधर हम देखते हैं ये एक कॉलम यहाँ पर रो की शक्ल में हम पढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हम 2 -1 ये एक कॉलम की शक्ल में पढ़ा जा रहा है। तो यही जो ट्रांसपोज का मेथड कहलाता है। इस तरह तीसरे नंबर पर देखें अब 3 0, अब ये एक रो है, तो आखिर में हम देखते हैं कि इसको हमने 3 और 0 कॉलम की शक्ल में पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से करने को ट्रांसपोज कहते हैं। इसी तरह से आप डी देखते हैं, पार्ट डी है, इसका जो 0 5 बहुत आसान मेथड, कोई मुश्किल नहीं है। इसको वैसे हम लिखते हैं पहले डी ट्रांसपोज और उसके बाद 2 3 0 5, तो ये हमने ट्रांसपोज इसका ले लिया। अब हम आंसर पैटर्न की तरफ आते हैं, तो लिखेंगे क्या डी ट्रांसपोज और इसका आंसर। अब इसमें देखते हैं कि क्या हम करेंगे, इसके जिस क्योंकि एक स्क्वायर की शक्ल में ये है इसको, तो वैसे हम जिस तरीके से अगर 2 3 को हम क्या करें 0, मतलब अगर हम इसको कॉलम की शक्ल देना चाहें तो वो भी हो जाएगा, लेकिन आंसर आपका सेम ही आएगा। जैसे फर्ज करो हम 2 3 को कॉलम की शक्ल देते हैं, तो लिखते हैं हम 2 3,
ये कॉलम बन गया। अब 2 3 रो को मैंने 2 और 3 लिख दिया। इस तरह 0 5 है तो ये मैंने 0 5 इसको कॉलम बना दिया। तो अब जिस तरीके से मर्जी आप देख लें, जैसे अगर आप 2 0 को देखना चाहें कि यहाँ पर ये कॉलम है तो यहाँ पर देख लें आप 2 0 एक रो की शक्ल है। इस तरीके से ये 3 5 यहाँ पर कॉलम है तो यहाँ पर देखें कि ये 3 5 एक रो की शक्ल में है। तो इस तरीके से ये जो है कर दिया पास। पार्ट ई जो है वो करते हैं इसको, इसके जो एलिमेंट है वो 2 3 -4 5। अब इसका लेते हैं हम ट्रांसपोज, तो उसी तरीके से ई ट्रांसपोज 2 3 -4 5 और इसका ट्रांसपोज लिखिए। अब आंसर पैटर्न जो है वो बनेगा इसका ई ट्रांसपोज इज इक्वल, हमने वही तरीका कार इख्तियार करना को कर ले, ये कॉलम के बाद एक ही है। जैसे कि मैं इसको कॉलम 2 -4 था, मैं लिख लूँ इसको 2 -4, ये रो की शक्ल दे दी। इसी तरीके से 3 और 5 कॉलम है तो मैं इसको रो की शक्ल दे देता हूँ 3 5। तो ये खुद ब खुद गौर करने से पता चल जाएगा कि दोनों तरह से एक कर देने से दोनों ही काम हो जाते हैं। जैसे अब हम देखें कि 2 3 रो थी, इधर इधर कॉलम है, इधर 3 और 5 कॉलम तो इधर रो 3 और 5। जिस तरीके से मर्जी आप रीड कर लें इसको तो वो ट्रांसपोज हो गया है, यानी रो कॉलम में और कॉलम रो में दोनों तरह से इसका सेम ही मेथड रिजल्ट निकलेगा। इसी तरह से लास्ट इसका पार्ट एफ है। एफ में हम देख रहे हैं इसके एलिमेंट 1 2 3 4, तो ये इसकी एंट्रीज भी कहलाती हैं, एलिमेंट कह सकते हैं या एंट्रीज। 1 2 3 4 ये इसकी एंट्रीज हैं। तो इसको हम एफ ट्रांसपोज लिखेंगे और इसके एलिमेंट पहले 1 एज इट इज 1 2 3 4 और इसका ट्रांसपोज। तो आंसर पैटर्न एफ ट्रांसपोज इज इक्वल वही जो मर्जी, चाहे आप इसको रो को चेंज कर लें या कॉलम को। तो रो 1 2 है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 2, ये रो कॉलम में चेंज हो गई। इसी तरीके से 3 4 रो है तो मैं इसको 3 और 4 लिख सकता हूँ, ये भी ट्रांसपोज में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से देखा आपने कि बहुत ही आसान था ये ट्रांसपोर्ट का मेथड, कॉलम को रो की शक्ल दे देना या रो को कॉलम की शक्ल देना। तो इस तरीके को कहते हैं ट्रांसपोज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 जो है वो हमारे पास, इसमें उन्होंने वेरीफाई कहा गया है कि वेरीफाई करें। उसमें वेरीफाई का तरीका नंबर पार्ट 1 जो है वो पहले हम लिख लेते हैं कि मैट्रिक्स के जो गिवन है वो ए मैट्रिक्स दिया गया है कि 1 2 और 0 1। अब इसके लिए पहले हम पार्ट नंबर 1 कर लेते हैं। वो दिया गया है ए ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज ए के इक्वल है। तो सबसे पहले तो आप इसमें देखें कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल ए ट्रांसपोज और इसका होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आप जो ब्रैकेट में सिंपल है वो ए ट्रांसपोज पहले करते हैं, लिहाजा ए ट्रांसपोज इसी तरीके से ए का लेंगे ट्रांसपोज 1 2 0 1। तो ये मैंने ले लिया
ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या वही अभी हम जो ऊपर सीख के आए हैं कि रो को मैं कॉलम में ये 1 2 और उसके बाद 0 1 इसको भी मैंने एक कॉलम की शक्ल दी 0 1। अब अगेन हम इसका होल का ट्रांसपोज ये जो भी लिया क्या करेंगे ये ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। अब देखिए आप कि 1 0 और 2 1 तो क्या आएगा आंसर। आंसर जब हम लिखेंगे तो वो बनेगा क्या ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल ये जो है हमारे पास ट्रांसपोज लेने के बाद आंसर पैटर्न की तरफ हम लिख लेंगे इसको। तो ये 1 0 है तो आप इसको 1 0 एक कॉलम की शक्ल दे देंगे यानी 1 0 ये रो को मैंने बना दिया कॉलम। इसी तरीके से ये दूसरी रो है 2 1 तो मैंने इसको 2 1 लिख दिया। अब हम देखते हैं कि ये जो आंसर है वो राइट हैंड साइड ए का आंसर है, लिहाजा हम इसको ए लिख देंगे तो ये प्रूव वेरीफाई राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 का 1 पार्ट जो है आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। इसमें ही नहीं आगे हम इसका 2 पार्ट भी देख लेते हैं। जो लास्ट इसका है वो बी के साथ पहले लिखना पड़ेगा हमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम कर रहे थे इसका सेकंड पार्ट वो है बी की वैल्यू लिखते हैं पहले हम। वो हमारे पास मैट्रिक्स है 1 1 2 0 ये एक मैट्रिक्स गिवन है और इसको हमने वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए नंबर 2 में उन्हें ये कहा हुआ है कि बी ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज इज इक्वल बी आना चाहिए। यानी जब इसको सॉल्व करें हम लेफ्ट हैंड साइड को तो वो राइट हैंड साइड जो असल में बी है वही आंसर आ जाएंगे। तो सबसे पहले वो टेक लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट वाला जैसे अभी हमने शुरू किया था पहले बी ट्रांसपोज करेंगे। तो बी ट्रांसपोज के लिए हम वही मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेते हैं 1 1 2 0। अब जो हमने वैल्यू लिखी इसका हमने ट्रांसपोज लेना है तो लिहाजा बी ट्रांसपोज तो इसमें जब लिखेंगे हम तो बी ट्रांसपोज क्या बनेगा। इसको चाहे रो को कर लेते हैं चाहे कॉलम में कर लें, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में एक ही बात। जैसे 1 और 2 कॉलम है तो मैं इसको रो की शक्ल दे देता हूँ। अब हमारे पास ये बन जाएगा 1 और 2 ये रो की शक्ल है। अब ये 1 0 कॉलम है तो यहाँ पर ये 1 0 रो की शक्ल है। अब इसका जो हमने होल ट्रांसपोज लेना है तो बी होल ट्रांसपोज लेते हैं इसी का। ये जो कि अभी हमने आंसर निकाला 1 2 और 1 0 ये देख रहे हैं आप इसका भी मैंने ट्रांसपोज ले लिया। तो लिहाजा जब आंसर लिखें तो क्या होगा बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो अब इसमें भी आप वही देखेंगे रो को मैं कॉलम की शक्ल दे दूँ तो वो बनेगा क्या 1 2। अब इसी तरीके से ये 1 0। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो आंसर है वो बी के बिल्कुल इक्वल है। लिहाजा हम यहाँ पर लिख देंगे नीचे बी तो लिख देंगे अब राइट हैंड साइड जो कि हमने इसको वेरीफाई कर लिया। तो इस तरह से आपके ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन 6 का भी पार्ट नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया है।